हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज है। ऑलरेडी इसमें हमारे डे 4 आ चुके हैं। आज ये हमारा डे 5 है। अपने इस डे 5 में आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पर नवीकरणीय ऊर्जा के विविध आयाम, अपशिष्ट ऊर्जा निर्माण की कौन कौन सी तकनीक हैं, शैवाल ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा और पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों के संचरण के साथ साथ पोषक तत्व और पारिस्थितिकी अनुकूलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक हैं। उम्मीद है कि आपसे इन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ तक कि यूपीएससी ने इन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा भी है। तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी लेट्स क्रैक एनवायरनमेंट 2.0 सीरीज का डे 5 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमको कवर करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन काफ़ी बार यूपीएससी पूछती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। और अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता है तो आप ये मानकर चलिए कि आप करंट की बेसिक जानकारी भी नहीं समझ पाते। ठीक है, तो बिना देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के विविध आयाम क्या हैं, अपशिष्ट ऊर्जा निर्माण तकनीकी क्या है, शैवाल ऊर्जा क्या है, हाइड्रोजन ऊर्जा क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का संचरण क्या है, पोषक तत्व क्या है और पारिस्थितिकी अनुकूलन क्या है। ठीक है, तो इन 7 टॉपिक को हम कवर करते हैं। इसकी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। उम्मीद है कि आपको मिल गई होगी। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के विविध आयाम क्या है। वैसे तो सामान्य तौर पर आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, लेकिन हमें उस चीज़ पे नहीं जाना है। नवीकरणीय ऊर्जा का सामान्य सा मतलब यही होता है कि जो हमारे परंपरागत ईंधन हैं, परंपरागत ईंधन का मतलब जैसे हमारा कोयला है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, इनके अलावा जो हमने नए साधन खोजे, नए साधन मतलब पवन ऊर्जा जैसे हमने खोजी, ठीक है, जैसे हमने एक तरीके से जल विद्युत ऊर्जा खोजी, ठीक है, जैसे कि हमने एक तरीके का सोलर पैनल सौर ऊर्जा ओपन की, ठीक है, ये सब आते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत। ठीक, एक बात आपको और बताएं, जब आप कभी भी इंडियन मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि इंडियन मिनिस्ट्री में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अलग है और कोयला और पेट्रोलियम मंत्रालय अलग है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि ये जनरेशन गैप को यहाँ पे शो करता है। समझ गए। बात आती है कि जो ऊर्जा संसाधन हैं उनका वर्गीकरण हम किन आधारों पर करते हैं। तो एक तो वो ऊर्जा संसाधन जो अनवीकरणीय है और एक वो ऊर्जा संसाधन जो नवीकरणीय है। नवीकरणीय का मतलब जो अभी हाल ही में आए हैं, अनवीकरणीय का मतलब जो बहुत पुराने हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सब के सब परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं। परमाणु ऊर्जा, सेल गैस, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं, मतलब इन्हें अभी हाल ही में हमने डिस्कवर किया। लेकिन खास बात बताएं कि ये नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि जिस पे हम पूरी तरह से नेचुरल रूप से डिपेंड हो। जैसे परमाणु ऊर्जा में हम नेचुरली डिपेंड नहीं होते। ठीक है, सेल गैस जो होती है इसको हम इसके निक्षेप देखते हैं, जैसे कोयला को हम देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और सेल गैस और परमाणु ऊर्जा की खास बात क्या है कि इनकी एक सीमा है कि ये केवल इसी सीमा तक वर्क करेंगे। कोयला का क्या है, पेट्रोल का क्या है कि इनकी एक लिमिटेशन है कि किसी भी क्षेत्र में केवल इतना ही कोयला मिलेगा, किसी भी कुएं में केवल इतना ही पेट्रोल मिलेगा, कहीं से जो रिसोर्सेज प्राकृतिक गैस के मिले केवल इतने ही मिलेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये अनवीकरणीय है। मतलब ये रिसोर्सेज एक निश्चित समयावधि के बाद, अब निश्चित समयावधि का मतलब ये नहीं होता है कि 10 दिन, 20 दिन, 50 वर्ष, 100 वर्ष, ऐसा नहीं होता। निश्चित समयावधि का मतलब होता है लगभग 200 वर्ष के टाइम पीरियड तक हो सकता है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस ये चलते रहें। हो सकता है परमाणु ऊर्जा और सेल गैस 200 वर्षों तक चलते रहें। लेकिन जो नवीकरणीय ऊर्जा हैं उनके लिए अनलिमिटेड टाइम है। भाई, जब तक पृथ्वी है तब तक हवा चलेगी, जब तक सूर्य है तब तक सूर्य की रोशनी मिलेगी, जब तक जल, नदी और झरने हैं तब तक हम उनसे विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, जब तक कूड़ा करकट जीव जंतु हैं तब तक हम उनसे बायोगैस बना सकते हैं, जब तक ये धरती है तो कंपन करती रहेगी और इससे कोई ना कोई भूतापी ऊर्जा निकलती ही रहेगी।
अर्थात ये परंपरा पर डिपेंड नहीं है, अर्थात ये केवल और केवल रिसोर्सेस पर डिपेंड नहीं है, ये नेचर पे डिपेंड है। और नेचर का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी। इतनी बातें समझ गए? चलिए यही आपको समझाना है। आपसे सामान्य सा ही क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा विशेषीकृत और ज़्यादा आपसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। और आपसे सामान्य में यही पूछेगा कि अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत निम्न में से किसको शामिल किया जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है। तो आप बता देना कि साहब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, सेल गैस, ये सब के सब आते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा में। और सर नवीकरणीय जो ऊर्जा होती है उसके अंतर्गत जो आते हैं वो है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, और भी 2-3 ऊर्जाएं हैं जैसे ज्वारी, कचरे से उत्पादित और समुद्र तापी। साहब ये 8 ऊर्जाएं आती हैं, ठीक है। तो ऐसे आप बता देना। उम्मीद है आपको ये इंडेक्स याद रहेगा। बाकी हम इस इंडेक्स को आपको अपने प्रीलिम्स पैड में भी शेयर कर देंगे, ठीक है। काफ़ी सारे हमने आपको प्रीलिम पैड शेयर किए हैं, उम्मीद है कि हम आपको ये भी शेयर कर देंगे तो आपको याद बने रहेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपीएससी ने पूछा भी है कि अपशिष्ट ऊर्जा निर्माण तकनीकी क्या है। आपसे यही क्वेश्चन आया था कि पायरोलिसिस क्या है, ठीक है। सामान्य सा क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें आपको पता होना चाहिए था कि अपशिष्ट ऊर्जा निर्माण तकनीक है, यानी कि जितना भी वेस्ट होता है उसको मैनेज करने से रिलेटेड होती है। पायरोलिसिस को हम क्या कहते हैं, गैसिफिकेशन, ठीक। इसमें होता क्या है कि जैविक पदार्थों और अपशिष्ट का ऊष्मा के जरिए रासायनिक अपघटन होता है। मतलब जो भी जैविक पदार्थ हैं, जैविक पदार्थ का मतलब चाहे वनस्पति हो गई हो, पादप हो गए हो, वन हो गए हो, ठीक है, या स्वयं मानव हो गया हो, कोई जीव हो गया हो, उनको और जो भी उससे रिलेटेड अपशिष्ट होता है उसको एक साथ मिलाया जाता है, यानी कि केमिकल कंपाउंड के द्वारा उसको काफ़ी हीट के माध्यम से, काफ़ी ऊष्मा के माध्यम से पूरी तरह से उसको अलग अलग कर दिया जाता है। मतलब अपशिष्ट को रासायनिक अपघटन में तोड़ दिया जाता है, ठीक। ऐसी ही कई तकनीकें और हैं जैसे लैंडफिल गैस रिकवरी। लैंडफिल गैस रिकवरी क्या होता है, मान लीजिए जो कूड़े का ढेर होता है तो वहाँ पे बीच में एक छेद किया जाता है और उस छेद में वो सारा का सारा कूड़ा साइड से भर दिया जाता है, उसको ज़मीन में ऐसे ही बंद कर दिया जाता है मिट्टी में। तो धीरे धीरे समय दर समय वो पूरा का पूरा कूड़ा अपशिष्ट में तब्दील हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है पूरी तरीके से। फिर बात आती है भस्मीकरण। भस्मीकरण आपने पढ़ा होगा जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, आप में से जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, एक तापी भट्टी होती है, ठीक है। उस तापी भट्टी में जितना भी कूड़ा होता है उसको डाल देते हैं और उसमें इतना टेम्परेचर हाई रखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो कूड़ा है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। आप इन तीनों चीज़ों को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देखे होंगे, ठीक है। उनमें क्या होता है, एक ऐसे बहुत बड़ा वो होता है कारखाना, वहाँ पे कोई भी गाड़ी हो, कार हो, लोहे का कोई सामान हो, कोई डब्बा हो, कोई कुछ भी हो, वो जाता है और मशीन आके क्या करती है, उसको चूरा चूरा बना देती है पूरे लोहे को। कार है तो उसको पूरा चूरा कर देगी, कोई भी सिलेंडर है उसको पूरा तोड़ मरोड़ देगी, ठीक। और फिर उसका क्या होता है, उसको किसी बड़े उसमें तापी भट्टी में गलाया जाता है जिसमें वो लोहा पूरी तरह पिघल जाता है और फिर उस पिघले हुए लोहे को जैसा शेप देना होता है उसको शेप दे दिया जाता है। जैसे आप लोग, छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, आपके घर में जैसे जो भी बर्तन होते होंगे, वो बर्तन अगर टूट गए, फूट गए, चटक गए, कुछ भी हो गया, तो आपके घर वाले क्या करते हैं, आपकी माता जी क्या करती हैं, बर्तन वाले की दुकान में जाएंगी और उससे कहेंगे देखो भाई ये हमारे पास पीतल का बर्तन है, ठीक है, आप ये हमसे ले लो, इसके बदले हमें दूसरा बर्तन दे दो। और पीतल के भाव में वो वेट में चला गया और आपको पीतल का एक बर्तन मिल गया। तो वो पीतल का क्या करते हैं, उसमें फेविक्विक लगा के उसको चिपकाते थोड़ा ना है, वो जो टूटा फूटा पीतल का बर्तन होता है वो बाद में गलाया जाता है, यानी कि उसको भस्मीकृत किया जाता है। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भस्मीकरण को आप हमें डिटेल में बताइए या भस्मीकरण को आप हमें डिटेल में बिल्कुल समझाइए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है भविष्य की ऊर्जा। भविष्य की ऊर्जाएं कौन कौन हैं। यूपीएससी ने आपसे फ्यूल सेल पे क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मे भी अब आपसे फ्यूल सेल पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
हाइड्रोजन ऊर्जा, शैवाल ऊर्जा और संलयन ऊर्जा। संलयन ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। आप हमेशा इन ऊर्जाओं के बारे में सुने होंगे, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देंगे ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। तो एक एक ऊर्जा को हम देख लेते हैं और इनके उपयोग को देख लेते हैं। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा, इसका क्या मतलब होता है, इसे भी क्लियर करेंगे, ठीक। तो पहले हम देखते हैं शैवाल ऊर्जा के बारे में। तो ये होता क्या है, पहला तो प्रश्न आपके मन में आया होगा कि सर शैवाल क्या होते हैं, ठीक। तो देखिए, शैवाल आश्चर्यजनक रूप से ऊर्जा युक्त तेलों से भरपूर होते हैं जिन्हें जेनेटिक रूप से परिवर्तित कर जैव तेल के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा, हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो शैवाल एक तरीके की काई समझो, जैसे आपने तालाब आपके गांव में होंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा उन तालाबों में बरसात के समय या कहें बरसात के बाद उस पूरे तालाब में एक हरी हरी चादर पूरी बिछ जाती है, ठीक है ना। उस पूरे तालाब में एक हरी हरी चादर बिछ जाती है। वो जो हरी हरी चादर होती है वो बिल्कुल एक तरीके की शैवाल की तरह ही होती है, समझ रहे हो। अब उस चादर में क्या होता है, उस काई को जब आप हटाओगे तो वो काफ़ी मोटी काई होती है, तो उसी काई में तेल होता है। अब वो तेल नहीं होता है कि आप उसके सब्जी बना लो, हालांकि कई जगह पर उसकी सब्जियां भी बनती हैं और इसी शैवाल का उपयोग खाने में भी होता है। जापान जैसे सरीखे जो भी कंट्री हैं, सिंगापुर जैसे कंट्री हैं, तो वहाँ पे आपको खाने में शैवाल मिलेगा, ठीक है। तो ये जो शैवाल होते हैं तेल से भरपूर होते हैं। इनका उपयोग हम कर सकते हैं बायोडीजल के रूप में, जैसे आपने जेड्रोफा का नाम सुना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसी ही चीज़ शैवाल में होती है। तो ये कहा गया है कि इन फ्यूचर हम शैवाल को एनर्जी में तब्दील कर पाएंगे। उद्योगों से उत्पन्न अपशिष्ट जल जो सामान्य वनस्पति के लिए हानिकारक होते हैं, शैवाल की खेती के लिए उपयोगी पाया गया है, ठीक है। क्यों अपशिष्ट जल जाता है वहाँ पे, जो भी अपशिष्ट जल होता है उसमें काफ़ी सारे प्रदूषक होते हैं। वो प्रदूषक क्या काम करते हैं, शैवाल को उत्पन्न करने में मददगार होते हैं, समझ रहे हो। इसीलिए इसको आप एक तरीके से समझ सकते हो सुपोषण की समस्या। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो बीओडी होता है ना, आप में से अधिकांश बच्चे हो सकता है कब भूल गए हो, ठीक है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी पादप या जो भी जीव होते हैं जिनको ऑक्सीजन की डिमांड होती है, तो वो कहाँ से आते हैं, अपशिष्ट से ही तो आते हैं। तो अगर हम ज़्यादा अपशिष्ट को जल में प्रवाहित कर देंगे तो वो जल से ऑक्सीजन को ज़्यादा ले लेंगे और वहाँ पे जो अन्य जीव जंतु हैं, मछलियों के लिए जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी। तो वही काम ये शैवाल करते हैं, ठीक है। अब बात आती है हाइड्रोजन ऊर्जा की। हाइड्रोजन ऊर्जा क्या होती है, हाइड्रोजन ऊर्जा वास्तव में जब हाइड्रोजन गैस वायु में जलती है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलती है और अप्रदूषणकारी जलीय वाष्प बनाती है। आपने कई बार नाम सुना होगा, खासतौर पर अभी इंडिया में उतना ज़्यादा चलन नहीं हुआ है, बल्कि वर्ल्ड के कई सारे कंट्री में हाइड्रोजन एनर्जी से चलने वाली काफ़ी सारी कार आ चुकी हैं मार्केट में, जो कि हाइड्रोजन की ऊर्जा से चलती हैं। आपने देखा होगा बिना डीजल के, बिना पेट्रोल के, बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल के, है ना। तो वो यही करती हैं। वो खास बात क्या होती है कि वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती हैं। आप में से अधिकांश बच्चों ने, जिन बच्चों ने क्रायोजेनिक इंजन हमारे साथ पढ़ा होगा लेट्स क्रैक 1.0 सीरीज में, हालांकि इसमें भी हम आपको साइंस टेक पढ़ाएंगे, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्रायोजेनिक इंजन की खास बात क्या होती है कि उसमें जो ऑक्सीडाइजर होता है वो बाहर से लिया जाता है वातावरण की ऑक्सीजन से, समझ गए। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि हाइड्रोजन में भी बाहर से एनर्जी ली जाती है जो ऑक्सीजन के साथ मिलके एक तरीके का अप्रदूषण जलीय वाष्प बनाती है, जिससे कोई ना कोई जो व्हीकल्स होता है वो अपने आप को चला पाता है या गतिमान स्थिति में ले आता है। आपसे इतना क्वेश्चन डेप्थ में नहीं पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमेशा, परिभाषा कभी नहीं आएगी। हाइड्रोजन ऊर्जा के क्या क्या लाभ हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे देगा कि शैवाल ऊर्जा के क्या क्या लाभ हैं, आप बता दोगे कि साहब बहुत सारे इसके लाभ होते हैं, हानियाँ क्या हो सकती हैं, हानियाँ इसमें नहीं हो सकती हैं। फिर बात आती है ईंधन सेल। फ्यूल सेल पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो देख लेते हैं। ईंधन सेल काफ़ी प्रभावशाली पावर उत्पादनकारी प्रणाली है जो ईंधन यानी कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में जोड़कर विद्युत उत्पन्न करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया, ये वास्तव में फिजिक्स का टर्म है आपके सामने। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है
कि जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन हैं इनके एलिमेंट्स आपस में एक साथ अभिक्रिया करते हैं, या कहें कि आपस में एक साथ रिएक्शन करते हैं, तो उस रिएक्शन से एक एनर्जी एमिट होती है, उसी को कहते हैं ईंधन सेल। जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि आप बैटरी वाला सेल यूज करते होंगे, या आप लोग बैटरी यूज करते होंगे कई बार, ठीक है। तो उस बैटरी वाले सेल में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। इसका क्या मतलब होता है? यही तो होता है कि इसमें जो भी अंदर भरा हुआ है कैथोड की छड़ों में, ठीक है ना, कैथोड और एनोड फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, तो उनकी छड़ों में जो भी कंपाउंड भरा होता है वो कंपाउंड क्या करता है? आपस में रिएक्शन करता है, और उस रिएक्शन से एक एनर्जी एमिट होती है, जिस कारण आपकी छोटी छोटी कार, बच्चों वाली खिलौने, आपकी घड़ी वो चलती है। समझ रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे होता है। फिर बात आती है, ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो एक ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे व बड़े कुशल तरीके से विद्युत एवं ताप में परिवर्तित करता है, और इसके दहन की प्रक्रिया से बचाया जा सकता है। इससे दहन की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? दहन का मतलब ये होता है, जैसे हमने आपको बताया पेट्रोल, ठीक है, हमने आपको बताया डीजल, तो इनमें क्या खूबी होती है पेट्रोल और डीजल में? पेट्रोल और डीजल जब जलता है तब एनर्जी एमिट करता है। आप में से कुछ बच्चों को पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी में जब पेट्रोल आप डालते हो तो ऐसा नहीं कि पेट्रोल पानी की तरह आपकी गाड़ी में गया और काम करने लगा, बिल्कुल भी नहीं। पेट्रोल जलाया जाता है, और उसके जलाने के लिए क्या होता है? एक स्पार्क होता है जिससे चिंगारी निकलती है जो आपके पेट्रोल को जलाती है, डीजल को जलाती है। और जब पेट्रोल और डीजल जलता है तो उससे क्या निकलता है? धुआं निकलता है, उसको बोलते हैं दहन। लेकिन क्या आपने कभी बैटरी वाले सेल से धुआं निकलते देखा है? या जैसे कि आप लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करते हैं, क्या उससे धुआं निकलते देखा है कि हाँ भाई धुआं निकल रहा है, बगल में एक पाइपलाइन लगी हो आपके मोबाइल के, है ना? तो नहीं होगा ना ऐसा। तो वही बात है, अगर ऐसा होता तो कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां फिर फ़ोन ही ना रखते। क्यों? क्योंकि रात दिन उनको पॉलिटेंट से उनका चेहरा खराब ना हो जाता, है ना? तो ये बातें ध्यान रखनी है। बात आती है हाइड्रोजन एवं फॉस्फोरिक एसिड बहुत ही सामान्य प्रकार के ईंधन सेल हैं। आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन और जो फॉस्फोरिक एसिड हैं वो सामान्य प्रकार के ईंधन सेल हैं या ईंधन के प्रकार हैं? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अंतरिक्ष अनुसंधान में ईंधन सेल के सफल प्रयोगों ने कई वाहन निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है। इसका क्या मतलब है? अंतरिक्ष में जो भी हमारे, आपने देखा होगा कि हम रोवर जो भेजते हैं, ठीक है, हम जो मशीन भेजते हैं, हम जो अपने पेलोड को चलायमान रखने के लिए सोलर एनर्जी के एक तरीके से पैनल भेजते हैं, तो कई बार क्या होता है कि सोलर पैनल जो होता है वो वर्क नहीं करता है, तो हम वहाँ पे ईंधन सेल का उपयोग करते हैं। अगर आप में से जिन बच्चों ने हमारे चंद्रयान 2 के बारे में सुना होगा तो उसमें यही बात आई थी कि जो सोलर पैनल है वो तभी वर्क कर पाएगा जब सूर्य की रोशनी उस पर आएगी चंद्रमा पे, और जो हमारा पैनल गया था वो डार्क साइड में गया था, तो उसमें रोशनी आने में सूर्य की काफ़ी समय लगता। तो हमने उसमें क्या उपयोग किया था? हमने अपने ईंधन सेल का ही उसमें यूज करने की कोशिश की थी। बट वही था कि कहा गया कि वो हो सकता है हमारा जो रोवर गया है वहाँ पे तो वो कहीं पलट गया होगा, ठीक है, तो वही चीज़ थी, तो इसलिए हम उस चीज़ को सही से ट्रैक नहीं कर पाए। क्या फ़ायदे होते हैं? तो बहुत सारे, कि पर्यावरण हितैषी होता है, कोई हानिकारक गैस नहीं होती, प्रचालन में शोर नहीं होता, मतलब आवाज़ नहीं करता है, बिल्कुल धीमे धीमे काम करता है, ठीक है। साथ ही आवासीय क्षेत्र में भी स्थापित किया जा सकता है, बस शोर नहीं करता तो आवासीय क्षेत्र में, नहीं तो आप जनरेटर चला के देख लो, पड़ोस वाला भी नहीं सो पाएगा, ठीक है। शीतलीकरण के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसको ठंडा करने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। जनरेटर में आप डालते होगे, ऑब्वियसली इस बात है, ठीक है। इसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण सीधे विद्युत ऊर्जा में होता है, मतलब जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में उसे तब्दील करते हैं। अतः ईंधन सेल की दक्षता अधिक होती है और तापमान पर निर्भर नहीं करती। बाकी में क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में तब्दील नहीं होती है, लेकिन इसमें जो रासायनिक ऊर्जा है वो डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में तब्दील होती है, जिस कारण ईंधन सेल की जो दक्षता है, यानी कि उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी है और उसकी जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आप ऐसी सिचुएशन भी देखते होंगे कि मान लीजिए आपका जनरेटर या आपकी गाड़ी
सपोज कीजिए आप लोग मोटरसाइकिल स्कूटी वगैरह चलाते होंगे, वो अगर पानी में भीग जाए, है ना, उसका इंजन अगर पानी में चला गया है तो तुरंत वो स्टार्ट नहीं होती, कितनी भी किक मारो, कितना भी सेल्फ लो। लेकिन ईंधन सेल में ऐसा नहीं है। ईंधन सेल में आप चाहे पानी में डुबा के उसको रखो तब भी वो काम करेगा। ठीक, ईंधन सेलों की डिज़ाइन, आकार, माप का मानकीकरण आसान है। मतलब इसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। जैसे हम जब गाड़ियाँ परचेज करते हैं पेट्रोल की, तो उसमें इंजन को हैवी रखना पड़ता है और शो करता है कि हाँ ये इंजन इतना ही बड़ा हो सकता है। बट ईंधन सेल में हम क्या कर सकते हैं कि सेली को तो लगाना है, कहीं पे भी छोटे छोटे चिपका देंगे और उसको किसी भी शेप में हम डिज़ाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये आसानी होती है। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए, जब इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई तो यहाँ पे मैंने एक बात शायद छोड़ दी है एनर्जी को लेकर, वो मैंने आपको नहीं बताई। हाँ, संलयन ऊर्जा मुझे बताना था। ठीक है, संलयन ऊर्जा का क्या मतलब होता है? देखिए, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दो वर्ड आप समझते होंगे। ठीक है, तो मैं आपको इन दोनों को समझा देना चाहता हूँ, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, विखंडन का क्या मतलब होता है कि कोई एक नाभिक है, ठीक, कोई एक परमाणु है, एटम है, या आप मान लो कोई भी एक आग का गोला है। ठीक है, आग का मान लो कोई एक गोला है। ठीक, ये जब फटता है तो कई भागों में फट गया, मान लो 2 भागों में फट गया, तो इसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन हुआ। यानी कि नाभिक 2 भागों में विखंडित हो गया, वो आग का गोला 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो जब ये डिवाइड होता है तो इससे एक एनर्जी एमिट होती है, उसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। समझ गए? वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि ये जो 2 नाभिक हैं अलग अलग, ये जब आपस में आकर एक साथ मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन हो रहा। ये ज़्यादा एफिशिएंसिक होता है। क्यों? क्योंकि ये विखंडित होता रहता है तो इसमें खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन ये जो होता है नाभिकीय संलयन, ये काफ़ी अच्छा होता है और इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा सन है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें संलयन की क्रिया होती है। इसमें कई सारे छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं वो आपस में आके मिलते हैं, इसीलिए इसमें एनर्जी जो होती काफ़ी ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत नाभिकीय विखंडन के। ठीक है, तो इसलिए नाभिकीय संलयन को हम अपने लिए एनर्जी का, फ्यूचर का काफ़ी बेहतरीन स्रोत मान रहे। समझ गए? बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, शैवाल ऊर्जा वगैरह मैंने बता ही दिया, हाइड्रोजन भी बता दिया, ईंधन भी बता दिया। ठीक है, बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किसी तरीके का नहीं आएगा। समझ गए? अब बात आती पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण। पदार्थ मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान, या एक तत्व से दूसरे तत्व, या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में संचरित करते हैं, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो पहला आता है जैव भू रासायनिक चक्र। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बायो जियोकेमिकल साइकिल। यूपीएससी ने आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा है, जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। तो पहले हम इसकी परिभाषा को सामान्य तौर पर देखेंगे और फिर इसको हम एक एक करके विखंडित करेंगे और इसके शब्दों के अर्थ को समझेंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है कि पोषक तत्वों तथा महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ तत्वों के जैविक से अजैविक, जैविक से अजैविक और अजैविक से जैविक घटकों में गति के फलस्वरूप ही पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवाह निर्धारित होता है। इसे सामान्यतः जैव भू रासायन चक्र कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व मतलब जैसे हमने मान लिया कैल्शियम हो गया, ठीक है, हमने मान लिया फास्फोरस हो गया, ठीक है, कुछ भी हमने मान लिया, तो ये कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, या आपका सल्फर हो गया यानी कि गंधक हो गया। ठीक, ये पोषक तत्व हैं। ये पोषक तत्व जब किसी जीव से किसी स्थल में मिलते हैं और किसी स्थल से जब वो किसी जीव में मिलते हैं, तो ये जो एक चक्र क्रिएट होता है, यही चक्र कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। अभी भी आप नहीं समझे होंगे तो देखो, बिल्कुल सामान्य तौर पे और जो घर का एग्जाम्पल है ना, वैसे आपको देते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। ठीक, जैसे छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ, आप लोग खाना खाते हैं, खाना आपको कहाँ से मिलता है? खाना आपको मिलता है मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी क्या करती है? किसी भी पादप को उपजने में मदद करती है। अब एक बात बताओ, जो मिट्टी है, स्थलमंडल हुआ, स्थलमंडल क्या है आपका? अजैविक घटक। ठीक, हमने मिट्टी से कोई पादप उगाया और वो पादप उगा तो हमने उसको खा लिया। आपने जब उसे खा लिया तो उस पादप को खाने के बाद सुबह आपने क्या किया? पोटी की। ठीक है,
आपने जब पोटी की तो वो पादप का जो भी अपशिष्ट है वो निकल के कहाँ गया, मिट्टी में फिर से, यानी कि वही पोषक तत्व फिर से मिट्टी में चले गए और फिर से उन पोषक तत्वों का उपयोग करते हुए अजैविक घटकों ने मिलके फिर से एक जैविक घटक को जन्म दे दिया और फिर से आपने उसको खाया, फिर से उसे पोटी में निकाला। तो ये खाना और निकालना और खाने और निकालने के साथ उसका आपस में मिल जाना, उसका प्रवाह निर्धारित होना, यही कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव का मतलब जीवों का, भू का मतलब भूमि, रसायन का मतलब केमिकल कंपाउंड, चक्र का मतलब साइकिल, यानी कि जीवों के द्वारा भूमि में जो भी अपशिष्ट छोड़ा गया वो अपशिष्ट रासायनिक क्रिया के द्वारा पुनः किसी पादप में तब्दील हुआ और पादप का मतलब पौधे, पादप में तब्दील हुआ। पादप में तब्दील होने के बाद मानव ने उसका सेवन किया और फिर उसे खाकर छोड़ दिया, तो वो एक तरीके का साइकिल बन गया। समझ रहे हो? इसी को कहते हैं भू रासायनिक चक्र। आपसे सामान्य सा प्रश्न पूछेगा, जैविक से अजैविक घटकों और अजैविक से जैविक घटकों में गति के फलस्वरूप पोषक तत्वों के प्रवाह को हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात, ठीक। पोषक तत्वों का चक्रण मुख्यतः विभिन्न जैविक स्तरों पर उनके परिग्रहण, संग्रहण एवं विमुक्ति को दर्शाता है। परिग्रहण का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज लेने गए हैं, चारों तरफ हमारे दिख रही है तो हमने उसको ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करेंगे तो संग्रहण होगा हमारे पेट के अंदर, और जब हम उसको पूरा ढेर भर खा लेंगे तो उसको निकालना भी तो पड़ेगा, नहीं तो पेट फट जाएगा, ठीक है ना। तो विमुक्ति करते हैं। तो वही बात है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। प्रश्न उठता है कि पारितंत्र में क्या पोषक तत्व कभी समाप्त होते हैं? तो कभी भी समाप्त नहीं होते, बल्कि ये बार बार पुनर्चक्रित होते रहते हैं और अनंत काल तक चलते रहते हैं। अब छोटी सी बात बताओ, मान लो अगर आपने किसी पेड़ का सेवन किया, ठीक है, उस पेड़ के मान लो आपने फल खाए, तो उसमें क्या होगा, कैल्शियम होगा, आयरन होगा, प्रोटीन होगा। आपने उसे खा लिया, आपकी बॉडी में कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन सब आ गया, ठीक है। आप सुबह सब निकाल आए तो कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन की कुछ मात्रा नीचे ही चली गई ना। मिट्टी ने फिर से उसको कैल्शियम प्रोटीन में तब्दील किया और फिर से पादप में बनाया, फिर से आपको दे दिया। तो ये बार बार प्रोसेस चलता रहता है। इसी को कहते हैं कि पारितंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि वो अनंत काल तक चलते रहते हैं। एक पारितंत्र के विभिन्न घटक जो होते हैं, घटक का मतलब जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रम होता है, घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषण चक्र कहते हैं। पोषण चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र भी कहा जाता है। अब आप समझ गए, मोटे तौर पर पोषण चक्र ही एक तरीके का जैव भू रासायनिक चक्र होता है, ठीक है। प्रश्न उठता है कि पोषण चक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो वास्तव में पोषण चक्र जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मूलतः गैसी चक्र आता है और आपका कौन सा आता है, अवसादी चक्र। अब इस पे यूपीएससी ने कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फास्फोरस चक्र के बारे में बताइए, सल्फर चक्र के बारे में बताइए। तो ये चक्र आपको पता होना चाहिए, इनकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से सही से कवर कर पाएंगे। क्लियर? तो हम एक एक करके चक्र देख लेते हैं। गैसी चक्र के बारे में, गैसी चक्र क्या होता है? इसमें भंडारण या तो वायु या समुद्र या वाष्पीकरण द्वारा होता है। मतलब क्या है, गैस है तो या तो वायु होगा या तो समुद्र में वाष्पीकरण के द्वारा होगा। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण का मतलब होता है कोई समुद्र है, उस पे सन की रेज पड़ी, सन की रेज पड़ने पे वो पानी समुद्र का जो गर्म हुआ और गर्म होकर ऊपर उठने लगा, इसी ऊपर उठने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन व जल, इनका भंडारण इसमें शामिल होता है। अर्थात गैसी चक्र के अंतर्गत नाइट्रोजन को हम शामिल करते हैं, ऑक्सीजन को शामिल करते हैं, कार्बन को शामिल करते हैं और जल के भंडारण को शामिल करते हैं। वहीं अवसादी चक्र में क्या होता है? अवसादी का मतलब जो मिट्टी में मिला होता है, जो जमीन में, सेडिमेंट्स बोलते हैं। तो इसमें भंडारण पृथ्वी के भूपटल पर होता है। भूपटल मतलब जमीन में, जो हमारी स्थल होती है ना, उसमें होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, इन तत्वों का भंडारण होता है। अर्थात ये सब जमीन में होते हैं। अब यहाँ पे एक बुद्धि लगाना मोटे तौर पे, ठीक है। हम लोग क्यों कहते हैं कि हमारी जो जमीन है, हमारी जो मिट्टी है, उसमें नाइट्रोजन की कमी है? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जमीन में नहीं होती, अवसाद में नहीं होती। नाइट्रोजन कहाँ होती है? नाइट्रोजन गैस में होती है।
तो इसीलिए हमें वो पौधे उपजाने पड़ते हैं जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन का भंडारण होता है। इसलिए हम दलहनी फसलों को लगाते हैं ताकि वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींच के मिट्टी में उसे दबा दें, मिट्टी में उसके पोषक तत्वों की पूर्ति करें। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं गैसीय चक्र वगैरह में कि गैसीय चक्र में जो जल चक्र है, कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, ये क्या क्या है। ठीक, कार्बन चक्र की अगर हम बात करें तो ये वायुमंडल, सागर तथा जीवित एवं मृत जीवों द्वारा संपन्न होता है। अब यहाँ पे कई सारे बच्चों ने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि कार्बन जो डेटिंग कार्बन 19 जो है आपका, उसके अंतर्गत क्या कैसे मतलब डिसाइड किया जाता है कि किसी भी पुरातत्व ने खोज निकाला कि हाँ ये जो कार्बन डेटिंग जो मानक है या जो ये पैमाना है, इससे हम कैसे बता देते हैं कि ये फलाना जो अवशेष है इतने वर्ष पुराना है। तो वास्तव में इसको हम इसलिए बता पाते हैं क्योंकि ये मृत जीवों में कार्बन का कुछ ना कुछ अंश पाया जाता है बॉडी में। ठीक है, और इससे हमें उस समय के टाइम पीरियड की एक्चुअल डेट पता चल पाती है। ठीक, प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, अभी मैंने आपको बताया नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है, गैस में, तो चट्टानों में तो पाया नहीं जाएगा। इसलिए मृदा निर्माण के समय नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन आपको दिया है कि प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है, तो आप कहेंगे नहीं साहब, नहीं, उपस्थिति बिल्कुल नहीं होती है। इस तरह विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार, अपरद तथा ह्यूमस में संयोजित संपूर्ण नाइट्रोजन को वायुमंडल से लाखों वर्षों की जैविक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पूरा एनवायरनमेंट है, उसमें जो बायोमास है, जो अपर्दन है और जो नमी है, ह्यूमस, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर समय दर समय नाइट्रोजन को उत्पन्न करने में अहम भूमिका निभाई है। और ये जो समय था केवल 1 वर्ष, 2 वर्ष, 15 दिन, 20 दिन ऐसा नहीं था, इसको लाखों वर्षों की समय प्रक्रिया का पालन करना पड़ा, तब जाके ये चक्र ऐसा बन पाया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर बात आती है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन यौगिकीकरण सहजीवी सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता है। वहीं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो नाइट्रोजन का निर्माण होता है वो अधिकतम यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा संपन्न होता है। मतलब क्या हुआ कि जब हम स्थल की बात करते हैं, स्थल का मतलब जब भू में, तो हमने मान लो दलहनी फसल लगाई, तो दलहनी फसल में जो नाइट्रोजन उपस्थित कराने की प्रोसेस है वो होती सहजीवी। सहजीवी का मतलब क्या होता है कि तुम भी सर्वाइव करो, हम भी सर्वाइव करें, यानी कि जो दाल की फसल होती है वो भी सर्वाइव करती है और मिट्टी को जो जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की वो भी उसे मिल जाता है। लेकिन समुद्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अधिकतम यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होता है, यानी कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो नाइट्रोजन को उत्सर्जित कराने में अहम भूमिका रखते हैं। ठीक है, अमोनियाकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है तथा इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्रारंभिक तौर पर अमोनिया में परिवर्तित होता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, लेकिन होता क्या है कि अमोनिया जो होता है, अमोनियाकरण की जो प्रोसेस, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये वर्ड याद रखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन घुमाता है कि अमोनियाकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है, तो आप कहोगे नहीं साहब, अमोनियाकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है, यानी कि अब्सेंट में, तथा इस प्रक्रिया में वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्रारंभिक तौर पर अमोनिया में परिवर्तित होता है। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है अमोनिया में। तो इससे क्या होता है, अमोनिया को तो हम काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा यूरिया वगैरह में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक, नाइट्रीकरण कम नमी वाले मृदा में वायु की कमी के कारण नाइट्रिफिकेशन की दर घट जाती है। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये आपको तथ्य याद रखना है कि जो नाइट्रीकरण का प्रोसेस है, जैसे अमोनियाकरण प्रोसेस है, फिर नाइट्रीकरण प्रोसेस है नाइट्रोजन बनने का। ठीक है, वही बात है कि नाइट्रीकरण कम नमी वाली मृदा में वायु की कमी के कारण नाइट्रिफिकेशन की दर यहाँ पे घट जाती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा देगा कि जो नाइट्रिफिकेशन की दर है वो बढ़ जाती है, अर्थात जो नाइट्रीकरण होता है यानी कि नाइट्रोजन के निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो कम नमी वाली मृदा में वायु की अधिकता के कारण नाइट्रिफिकेशन की दर को बढ़ा देती है। आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आप कहोगे नहीं साहब, नाइट्रीकरण जो होता है वो कम नमी वाली मृदा में वायु की कमी के कारण नाइट्रिफिकेशन की दर को घटा देती है। ठीक, लास्ट में आता है विनाइट्रीकरण। वी आगे जुड़ गया यानी कि इसी का उल्टा होगा।
ठीक है, नाइट्रीकरण के ठीक विपरीत होगा। इसमें क्या होगा कि नाइट्रीकरण कम नमी वाली मृदा में वायु की कमी के कारण नाइट्रिफिकेशन की दर को बढ़ा देती है, तो उसको हम कहते हैं विनाइट्रीकरण। इतनी बातें क्लियर हो गई। गैसीय चक्र में आपको केवल इतना ही पढ़ना होता है, ठीक है। अब बात आती है अवसादी चक्र के बारे में। इस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया गैसीय चक्र, उस पे इतना क्वेश्चन नहीं आता है जितना कि आपका अवसादी चक्र पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनना। गैसीय चक्र में जहां पोषक तत्वों का स्रोत वायुमंडल तथा जलमंडल होता है, वहीं अवसादी चक्र में पोषक तत्वों का स्रोत स्थलमंडल या पृथ्वी का भूपटल होता है। ऑलरेडी मैंने जब आपकी क्लास शुरू की थी तो सबसे पहले यही बताया था कि अवसाद का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी की जो भूमि है या पृथ्वी का जो भूमि मंडल है उससे रिलेटेड जितनी भी क्रियाविधि होती हैं पोषकों की, वो कहलाता है अवसादी चक्र में, ठीक है। इस चक्र के अंतर्गत फास्फोरस तथा सल्फर चक्र को सम्मिलित किया जाता है। खास बात यही है कि फास्फोरस और सल्फर को एक दूसरा नाम भी जाना जाता है, आप याद रखिएगा, उसको कहते हैं गंधक, ठीक है। तो गंधक अगर आपको लिखा मिल जाए या सल्फर लिखा मिल जाए तो आप एक ही बात समझना, ठीक है। यूपीएससी ने गंधक का उपयोग किया था। फास्फोरस चक्र क्या होता है? फास्फोरस चक्र मतलब होता है अनेक प्राणियों को अपना कवच, अस्थियां एवं दांत आदि बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यानी कि फास्फोरस एक तरीके से क्या होता है, किसी भी जीव को आकार देता है, उसकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको बिल्डअप करने का काम करता है। फास्फोरस का प्राकृतिक जो भंडारण होता है वो चट्टानों में है, जो कि फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए। इससे पहले आपने सेम टू सेम एक ऐसी लाइन पढ़ी थी, वो क्या थी कि जो नाइट्रोजन है उसका जो भंडारण वो प्राकृतिक चट्टानों में नहीं होता। क्लियर? या कहें प्राकृतिक चट्टानों में अनुपस्थित होती है। आप ऐसे देख लो ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। आप लाइन में कंफ्यूज मत होना, इसीलिए हमने आपको सेम टू सेम लाइन लिख के दी है ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकें, ठीक। फिर बात आती है यहीं पे एक लाइन और, जो कि फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित किए हुए, मतलब जो प्राकृतिक चट्टानें हैं उसमें फास्फोरस जो है वो फास्फोरस के रूप में नहीं है बल्कि अपने एक फॉर्म पहले का है, यानी कि फॉस्फेट के रूप में। बाद में उसे क्रिया के माध्यम से फॉस्फेरस में तब्दील किया जाता है, ठीक। अगला हमारा है कार्बन चक्र की भांति पर्यावरण में फास्फोरस को श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सामान्य सा मतलब ऐसे हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी जीवधारी हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी से कार्बन को एमिट करते हैं, और जब कार्बन को हम छोड़ते हैं तो उस कार्बन का शोषण कौन करता है? जो पादप प्रजातियां हैं वो करती हैं, और जो समुद्र है वो उसे सिंक के माध्यम से अपने पास सिंक कर लेता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट में वो कार्बन ऐसे नहीं जा पाता, मतलब उसको सांस या कहें कि उसका उपयोग करने वाले अन्य एलिमेंट मौजूद रहते हैं। तो जो ही किसी मानव ने छोड़ा उसे किसी पादप ने संग्रहित कर लिया, तो वो इन्वायरमेंट में नहीं जा पाया, पर्यावरण में ओपन खुले रूप में नहीं टहल पाया, ठीक। इतनी बातें समझ गए। बिल्कुल वैसा ही फास्फोरस में है, ठीक है। फास्फोरस में क्या है कि जो ही मान लो फास्फोरस नीचे गया चट्टानों में, ठीक है, या इंसान कोई बॉडी कोई जीवधारी मर गया, ठीक, तो वो क्या होता है, आपने कभी देखा है हड्डियों को गलते हुए? कभी नहीं देखा होगा। जैसी हड्डियां रहती हैं वैसी हड्डियां बनी रहती हैं। तभी तो आप देख रहे हो हड़प्पा के टाइम पीरियड के जो भी अवशेष हैं आज भी हमको देखने को मिल जा रहे हैं, हड्डियां वो सारी मिल जा रही। तो क्या हो रहा है इससे ये हो रहा है कि ये जो हड्डियां हैं ये पिस नहीं पा रही, या कहें ये जो हड्डियां हैं ये एनवायरनमेंट में पूरी तरह घुलित नहीं हो पा रही, ठीक है, बल्कि एज इट इज वैसी ही बनी रहती हैं जिस पारिस्थितिकी पर्यावरण में वो उत्पन्न हुई, ठीक है। इतना ही यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। फिर बात आता है फास्फोरस का जीवाणुओं और पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय नहीं के बराबर होता है। वही बात बिल्कुल कि फास्फोरस का जीवाणुओं और पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हड्डी है जो दांत है ऐसा तो है नहीं वो गलने लगते हैं और गल के फिर गैस में मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक। मृदा घोल में फास्फोरस आर्थोफॉस्फेट, ये आपको नहीं याद रखना है, ठीक है, आर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृदा में क्या फास्फोरस की उपस्थिति होती है? आप कहेंगे हाँ। प्राकृतिक चट्टानों में आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, ठीक है। जीवधारियों में आप कहेंगे बिल्कुल हाँ, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
अब बात आती है सल्फर चक्र। सल्फर चक्र की एक खास बात क्या है, ये गैसी और अवसादी दोनों चक्रों में पाया जाता है। मैंने आपको इसे गैसी चक्र में बताया था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर, ठीक है। तो ये गैसी में भी पाया जाता है और अवसादी में भी पाया जाता है। तो इसे हम अवसादी वाले में भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारा दोनों तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। गैसी का मतलब क्या हुआ, गैस की फॉर्म में। अवसाद का मतलब क्या हुआ कि मिट्टी में, ठीक। सल्फर गैसी रूप में भी पाई जाती है जो वायुमंडल में हाइड्रोजन सल्फाइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है और इस प्रकार वायुमंडल में भी इसका एक भंडार है। यूपीएससी ने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या है, वो ये कि सल्फर जो है वो वायुमंडल में अनुपस्थित होती है। तो आप कहोगे नहीं साहब, सल्फर जो गैस है वह वायुमंडल में अनुपस्थित नहीं होती है, उसका एक भंडार होता है। अब आपको ये नहीं पता है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यूपीएससी क्या करती है ना, केमिस्ट्री आपसे नहीं पूछती है, वहां पे लाइन पूछती है जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्राकृतिक चट्टानों में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, या कहीं अनुपस्थित होता है, तो एक तो उस लाइन पे क्वेश्चन आएगा। प्राकृतिक चट्टानों में फास्फोरस फास्फेट के रूप में पाया जाता है, इस पे क्वेश्चन आएगा। एक ये आएगा कि वायुमंडल में सल्फर का भंडार है या नहीं है, तो आप कहोगे साहब इसका एक भंडार है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। फिर बात आती है सल्फर को पौधे अपने अंदर अवशोषित कर अमीनो अम्ल बना लेते हैं, जिसे स्वपोषी ऊतकों के भीतर प्रोटीनों द्वारा समाहित किया जाता है। इसका सामान्य सा मतलब ये हुआ कि जो भी सल्फर हैं, ठीक है, जो भी सल्फर है जो गैस रूप में विद्यमान है, जो मिट्टी में है, तो पौधे क्या होते हैं, मिट्टी में ही होते हैं, ठीक है। अब मिट्टी से पौधों ने सल्फर को खींचना शुरू किया, उसको अपने साथ जब उन्होंने खींचा तो उससे उन्होंने बनाया अमीनो अम्ल, ठीक है, जो क्या काम करता है, स्वपोषी ऊतकों के भीतर प्रोटीनों को संचरित करता है। स्वपोषी ऊतक का मतलब जो अपने आप खाना बनाते हैं। ऊतक एक तरीके से आप समझ सकते हो सेल्स, जैसे बॉडी में हमारी सेल्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही पेड़ पौधों में ऊतक होते हैं, ठीक। तो वो लोग खाना जो बनाते हैं, मान लो जो आपका एप्पल बन के आया, ठीक है, तो उसमें जो प्रोटीन हुआ उसका जिम्मेदार कौन था, सल्फर, ठीक है। अमीनो अम्ल के कारण वो आपका फल बन के तैयार हुआ। इतनी बातें आपको याद रखनी, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर बात आती है पर्यावरणीय अनुकूलन। ये बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि आप में से अधिकांश बच्चे देश के अलग अलग शहरों में जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपके पास शुरू में कुछ नहीं होता। अधिकांश बच्चे जब शहर पढ़ने गए होंगे तो उनके पास कुछ नहीं होगा, मेज़ भी नहीं होगी, टेबल भी नहीं होगी, बर्तन भी नहीं होंगे, ठीक है, चटाई भी नहीं होगी, बिस्तर भी नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे आप वहाँ पे हर एक चीज़ अपने कमरे में लगाने लगे, धीरे धीरे करके, ठीक है। धीरे धीरे आपने उस कमरे को बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, बढ़िया साफ सुथरा रखने लगे, समझ रहे हो। तो एक बात बताओ, जब शुरू में आपने किया तो टाइम लगा था कि एक ही दिन में हो गया था, टाइम लगा था, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपको टाइम लगा, टाइम लगने के साथ ही अब यहाँ पे ढलने में भी आपको टाइम लगा। पहले आप जहाँ से आए थे, मम्मी पानी दे दो, पापा पानी दे दो, पापा ये कर दो, पापा वो कर दो, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब आप घर से बाहर निकले तो सब कुछ आपको स्वयं से करना पड़ा और धीरे धीरे आपकी वो आदत बन गई। अब अगर आपके माता पिता 5 से 6 साल बाद आपसे पूछते हैं कि बेटा कैसा लग रहा है, सारे काम हो जाते हैं, तो आप बोलते हाँ पापा जी कोई दिक्कत नहीं, सारा काम हो जाता है। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी अब पूरी तरह से उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट कर ली है। और अब अगर आप अपने घर जाओगे तो बिना कहे आप इसी एडॉप्टेशन का फॉलो करते हुए काम करोगे। और इसीलिए देखना, अब आप जब घर जाते होगे तो घर में आपका मन कम लगेगा अपेक्षाकृत जहां आप रह रहे हो वहां के। समझ रहे हो, इसी को पूरा टोटल कहते हैं पर्यावरणीय अनुकूलन। अगर आपने इतना ही एग्जाम्पल समझ लिया है तो अब आप आगे की पूरी कहानी समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो, किसी जीव तथा पौधे की बनावट या व्यवहार या जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वह किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, अनुकूलन कहलाता है, ठीक है। जैसा वो जीवन रहेगा, जैसे उसकी बनावट होगी। अब कुछ लोग होते हैं जिनको गर्मी पसंद ही नहीं है। गांव के बच्चों को गर्मी में क्या, आप आग में भी झोंक दो तो भी वो काम कर लेंगे, है ना। तो वो होता है अनुकूलन। ये 3 तरह से संपन्न होता है, एक वंशागत, एक उपार्जन, एक पारिस्थितिकी,
तीनों का मतलब आसानी से पता है। वंशागत का मतलब जो जहाँ पे पहले ही जन्म लिया है वो वैसा ही क्रिएट करेगा। उपार्जन का मतलब क्या हुआ, जो कहीं से बाहर से लाया गया, उपार्जित करके उसे रोपित किया गया है तो वो सरवाइव करेगा। पारिस्थितिकी का मतलब कि जैसा क्लाइमेट है, अब जैसे आप स्नो लियोपॉर्ड को ले आओ, ठीक है, स्नो लियोपॉर्ड को आप गर्मी के मैदानों में रेगिस्तान में चलाओगे थोड़ा ना चलेगी भाई, वो बर्फ का है स्नो लियोपॉर्ड, तो बर्फ हिले एरिया में चलेगा ना, तो उसके लिए फ्रीजर लगवाने पड़ेंगे आपको। तो वही बात है, तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आपसे बस इतना ही पूछेगा, बाकी आपको हम ट्रेडिशनल पढ़ाएंगे इससे पहले, ठीक है, तो वहाँ पे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। अब जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीत निष्क्रियता क्या होती है, ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होती है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा शीत निष्क्रियता क्या होती है। नाम से समझ में आ रहा ना, शीत निष्क्रिय, शीत का मतलब क्या होता है ठंडी, निष्क्रिय का मतलब काम न करना, मतलब मक्कारी, मतलब आलसी, ठंडी में आलसी बन जाना। तो ठंडी में आलसी कौन बनेगा, वही लोग जो गर्मियों में ज़्यादा उधम मचाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन, शीतकाल को सुसुप्तावस्था में बिताएं, शीत निष्क्रियता कहलाती। कौन कौन गर्मी में उधम मचाते हैं, चमगादड़, इस समय आपको देखना शाम टाइम खूब मिल जाएंगे, कंगारू, चूहा, भालू, ये सब के सब शीत निष्क्रिय प्राणी है। आपसे सामान्य सा क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से शीत निष्क्रिय प्राणी कौन कौन है, और आपको यही सब ऑप्शन में देगा ग्रीष्म निष्क्रियता के साथ में, ठीक है। ग्रीष्म निष्क्रियता का मतलब क्या हुआ, यही उल्टा इसका कर दो कि जो लोग गर्मी को निष्क्रिय अवस्था में बिताएं, ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाता, मतलब जिनको गर्मी झेलनी ही पसंद नहीं है वो। तो कौन कौन होता है, घोंघा, केचुआ और मधुमक्खी, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा सर मधुमक्खी तो गर्मी में भी दिखती है, जब भयंकर गर्मी होती है ना तो मधुमक्खी भी आपको नहीं दिखती है। घोंघा और केचुआ तो बिल्कुल नहीं दिखता, क्यों, क्योंकि इनको नम भूमि चाहिए, नमी वाली। इसीलिए देखना है खेतों में अगर आपको केचुआ निकालना हुआ, घोंघा निकालना हुआ, तो काफ़ी गहराई में आपको खुदाई करनी पड़ेगी, तब आपको केचुआ मिलेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि गर्मी में चुपचाप बैठे रहते हैं। इतनी बातें समझ गए। अब अगर आपको क्वेश्चन दे दे चमगादड़, भालू, ठीक है, कंगारू, केचुआ, मधुमक्खी, इनमें से कौन से ग्रीष्म निष्क्रिय प्राणी हैं, तो आप बता दोगे कि सर केचुआ, मधुमक्खी हैं, ऊपर के तीनों नहीं हैं। क्लियर, तो इतनी बातें समझ गए। अब बात आती है समतापी प्राणी, यानी कि हॉट ब्लडेड एनिमल। हमेशा आप नाम सुनते होंगे ना, वो बड़े हॉट है, उसकी जो बॉडी ना वो बहुत हॉट है। बॉडी उसकी हॉट का मतलब क्या होता है, उसका खून बड़ा गर्म मिजाजी है, यानी कि वो समतापी प्राणी है ना। उसको आज से यही कहना, जब भी कोई आपको मिले ना क्रोधी आदमी सामने, अरे वो बहुत गर्म खून का इंसान है, उसको बड़ी जल्दी गर्मी आती है, ठीक है। तो वो कौन हुआ एक तरीके का, वो एक तरीके का हुआ हॉट ब्लडेड एनिमल। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच में हॉट ब्लडेड एनिमल हम सब हैं, ठीक है। तो हॉट ब्लडेड एनिमल कौन हुआ, ऐसे प्राणी जो अपने शरीर का तापमान शारीरिक क्रियाओं द्वारा एक जैसा बनाए रखते हैं, बाहर का तापमान बदलने पर भी, जैसे पक्षी और स्तनधारी, उनके अंदर शारीरिक क्रियाओं द्वारा तापमान को निश्चित करने या सहन सीमा के भीतर रहने की क्षमता होती है। जैसे आपने आदमियों को देखा होगा, ठीक है, अगर उनको ज़्यादा सर्दी लग रही तो एक्सरसाइज करने लगते हैं, ज़्यादा उनको गर्मी लग रही तो क्या करेंगे, पंखा से बिजना से अपना शरीर डुलाने लगेंगे। ज़्यादा और गर्मी लगी पेड़ के नीचे बैठ गए, और ज़्यादा गर्मी लगी 2 बाल्टी पानी डाल लिए। क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं अरे गर्मी है भाई एक काम करते हैं चुपचाप सोते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वर्क करते हैं, ठीक। जितने भी पक्षी आपको मिलेंगे वो भी, आपको सर्दियों में भी कबूतर मिलेगा, गर्मियों में भी कबूतर मिलेगा, ठीक है। आपको जितनी भी चिड़ियाँ सर्दियों में मिलेंगी, गर्मियों में भी मिलेंगी। क्यों, क्योंकि वो अपने कामों से, या कहें कि अपने बॉडी स्ट्रक्चर से, अपने पंखों से अपनी बॉडी को मेंटेन बना लेती हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। कुत्ते को आपने देखा होगा, सोता थोड़ा ना बेचारा, आपके लोगों के साथ रहता है, ठीक। आजकल तो कुत्ते की सेवा एक आदमी से भी ज़्यादा होती है, और कीमत भी उसकी बहुत ज़्यादा है, आदमी से भी ज़्यादा कीमत है, ठीक। शेर हो गया, पक्षी हो गया, कबूतर हो गए। एक बात आपको बताएं, जितने एवियंस होते हैं ना, एवियंस का मतलब जितने भी पक्षीधारी प्रजाति हैं, ठीक है, वो सबके सब आपके किस में आते हैं, हॉट ब्लडेड एनिमल में, ठीक। जितने स्तनधारी हैं वो भी सबके सब किस में आते हैं, हॉट ब्लडेड में। स्तनधारी का क्या मतलब होता है, स्तनधारी उनको कहते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, पहला जो बच्चे को दूध पिलाते हैं, तीसरा
जिनके नाखून होते हैं, ठीक है, जिनके शरीर में बाल होते हैं, ये सब के सब स्तनधारी प्राणी कहलाते हैं। ठीक, जैसे मानव होता है, मानव के शरीर में बाल होते हैं, नॉर्मल सी बात है। भालू आपने देखा होगा, कुत्ते को आपने देखा होगा, शेर को देखा होगा, पक्षियों को देखा होगा, इनमें क्या होता है, बाल होते हैं इनके बॉडी में। ठीक है, तो इसलिए भालू मैंने गलत बोल दिया है, इनके शरीर में बाल होते हैं। ठीक है, और ये सब क्या करते हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि लोग दूध नहीं पिलाते हैं, हाँ पैदा हो गया चलो फेंक आते हैं आवारागर्दी में, ऐसा नहीं करते हैं लोग। क्लियर, तो इतनी बातें समझ गए। तो इसको कहते हैं स्तनधारी प्राणी। आपसे परिभाषा स्तनधारी की नहीं पूछेगा, बट पता होना चाहिए। इन जीवों में शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता की प्रक्रिया का दिखना दुर्लभ है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत रेयर होता है कि मानव सर्दी में सो रहा हो या 6 महीने आराम करेगा या शेर 6 महीने आराम करेगा, बिल्कुल भी नहीं। और ना ही ये ग्रीष्म निष्क्रियता से प्रभावित होते हैं, अर्थात ये 24 आवर्स 365 डेज वर्क करते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर। अब बात आती है असमताप प्राणी। असमताप प्राणी का मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल, जिनकी बॉडी का तापमान ठंडा होता है। एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे देखना, आप में से जब किसी भी व्यक्ति को सर्दी लगी होगी, आपके गांव में किसी को सर्दी भयंकर लग गई होगी, मतलब बहुत बड़ी वाली सर्दी लगी होगी, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, वो या लोग तो अपना बोतल खोले चढ़ा लिए, ठीक है, तो गर्मी आ गई। नहीं तो एक जो ये बाबा वगैरह नहीं होते हैं, तो ये लोग क्या करते थे, जो कबूतर होता है ना, उसका ब्लड काफ़ी हॉट होता है, तो उसके ब्लड को बॉडी में उससे मालिश करते हैं। कबूतर के होता है, रियलिटी में आप लोगों को लग रहा होगा अच्छी है ना, कुछ बच्चों के दिमाग में यही आया होगा, लेकिन कबूतर का जो ब्लड होता है बहुत हीट होता है। और आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो कबूतर मार के खाते हैं, कबूतरबाज जिनको बोला जाता है ना, कबूतर को इसीलिए मार के खाते हैं। कुछ को आपने देखा होगा जो मतलब बड़े बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पक्षियों को मारा जाता है ना, छोटे छोटे तीतर को कहीं किसी को मार मार के खाते हैं। वो लोग क्यों खाते हैं, इसीलिए ताकि उनकी बॉडी में ब्लड बना रहे। ठीक। असमताप प्राणी ये क्या होते हैं, असमताप प्राणियों में शरीर का तापमान उस वातावरण के समान होता है जिसमें वे रहते हैं। मतलब उनको बस वही है, सर्दी में रहते हैं तो सर्दी में ही रहेंगे, गर्मी में अगर तुम उठा लाए तो बेचारे परेशान हो जाएंगे। ठीक। कई सक्रिय असमतापी जैसे मेंढक और सांप अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नियंत्रित करते हैं। कई असमतापी प्राणी जैसे मेंढक और सांप, आपने देखा होगा इस समय जैसे मेंढक का टाइम पीरियड है, ठीक है, तो आपको मेंढक ऊपर ही ऊपर मिल जाएंगे, लेकिन जो ही भयंकर गर्मी आएगी आप देखना एक भी मेंढक आपको नहीं मिलेगा। और जब नाली की खुदाई होगी ना, तो उसके नीचे बिल्कुल अपने आप को ढक के बैठा होगा। क्यों? क्योंकि उसको गर्मी पसंद नहीं है, वो ठंडा प्राणी है, तो इसलिए उसको पानी में रहना जरूरी है, उसको नमी वाले क्षेत्र में रहना जरूरी है। ठीक है, यही स्थिति सांप की होती है, वो घोंसला बना के रहता है। सारे सांप नहीं, हर एक सांप अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं जो गर्मी में ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हुई। अब बात आती बाहरी पर्यावरण में तापमान परिवर्तन इन जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करता है। नॉर्मल सी बात है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। साथ ही एक और तथ्य यहाँ पे, जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं, ये पर्यावरण अनुकूलन के टॉपिक से है, जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनकी लघु जीवन अवधि होती है, वे इफीमेरल कहलाते हैं। आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा कि इफीमेरल पौधे किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे कि साहब वो पौधे जो स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं और जिनकी लघु जीवन अवधि होती है, वे इफीमेरियल कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए, इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो उम्मीद है आज के आपके हमने सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट कवर करा दिए। अब हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड लगभग एक पार्ट और होगा ट्रेडिशनल का, ठीक है, उसको भी हम आपको कवर करा देंगे। और इसके बाद लगभग आपके 7 से 8 पार्ट प्रीवियस वाले कवर कराएंगे। प्रीवियस वाले मतलब जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि वास्तव में जो कीस्टोन प्रजातियां हैं वो क्या होती हैं, उसमें हम आपको बताएंगे सहजीवी संबंध क्या होता है। ठीक है, उसमें हम आपको बताएंगे कि पर्यावरण का क्या मतलब होता है, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या होता है, पारितंत्र का मतलब क्या होता है, हर एक वर्ड अलग अलग होते हैं ना, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। भू रासायनिक चक्र जो आपने पढ़ा है, इसको थोड़ा और अच्छे से, मतलब एक इसके पहले की जो स्टेज है उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, हमने ये चीज़ें आपको पहले क्यों पढ़ाई, हमने इसलिए पढ़ाई क्योंकि क्वेश्चन आपके अधिकांशतः यहीं से आते हैं।
दूसरा इसलिए भी पढ़ाया क्योंकि जब आप हमारे साथ करंट पढ़ेंगे तो करंट में बार बार आपको रियो अर्थ समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, साइट्स, ये सब मिलेगा, ट्रैफिक, तो ऐसे आपको पता तो रहेगा, हाँ ट्रैफिक मैंने पढ़ लिया था, हाँ वो एक तरीके का संस्थान था, हाँ ये मैंने पढ़ लिया, है ना। तो इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल आपको कवर कराएंगे। अभी एक पार्ट और आएगा आपका, इसके बाद हम बैकग्राउंड में जितना ट्रेडिशनल है उसको कवर कराते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए कि हमारी क्लासेस कैसे चलेंगी। बाकी आप निश्चिंत रहें, सारी क्लासेस समय पर ही पूरी होंगी, ठीक है। किसी प्रकार का डर और भय आप में नहीं होना चाहिए, बस अपनी पीटी की तैयारी पे फोकस करें और ये भी ना डरें कि आपसे होगा कि नहीं होगा, आप ही से होगा, दुनिया में और किसी से नहीं होने वाला, ठीक है। और आप वो कर सकते हैं, बशर्ते क्लासेस करते रहें, देखते रहें, रिवाइज करते रहें। बाकी हम आपको ट्रिक्स और टैक्टिक्स तो शेयर करेंगे ही करेंगे और अपनी तरफ से हम बेहतर आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए। उम्मीद है आप हमारी पूरी बातें समझ गए, क्लास आज की पूरी समझ गए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत।